नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11वीं योग भारती हिंदी इस पाठ्यक्रम के अनुसार हम आज पहली जो रचना है प्रेरणा, ये जो काव्य रचना है, इस काव्य रचना के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि हमने 11वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है इसके बारे में विस्तार से चर्चा इसके पूर्व की है, उसी के अनुसार हम पहली जो रचना है प्रेरणा नामक ये कविता, जिसके रचयिता त्रिपुरारी जी हैं। अब कोई भी रचना देखते समय उस रचना का रचयिता कवि, इनका परिचय देखना अत्यंत आवश्यक होता है। उनका साहित्यिक परिचय देखना अत्यंत आवश्यक होता है। और जो रचना है किस काव्य प्रकार की है, इसको लेकर भी हमें विचार करना पड़ता है और काव्य परिचय को भी देखना पड़ता है, तभी जाकर हम उस रचना को ठीक तरह से समझ पाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रेरणा इस कविता के जो कवि हैं त्रिपुरारी जी, इनका परिचय देखेंगे। त्रिपुरारी जी का जन्म 1988 में बिहार में समस्तीपुर में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वे शिक्षा पटना में हुई। स्नातक की जो शिक्षा है वे दिल्ली में हुई तथा स्नातकोत्तर जो शिक्षा है ये हिसार में हुई। और अपनी शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में वे अध्यापन का कार्य करते रहे और अध्यापन कार्य के साथ साथ वे फिल्मों के साथ भी जुड़े रहे, दूरदर्शन के साथ भी जुड़े रहे। फिल्म तथा दूरदर्शन के लिए त्रिपुरारी जी ने लेखन कार्य भी किया। त्रिपुरारी जी का हिंदी साहित्य जगत के बीच क्या परिचय है, विशेष क्या परिचय है, तो त्रिवेणी को लेकर उनके एक अलग प्रकार की पहचान हिंदी साहित्य जगत के बीच रही है। इनकी कृतियाँ अगर देखी जाए त्रिपुरारी जी की, इनके बारे में जानते हैं विद्यार्थी मित्रों। नींद की नदी ये कविता संग्रह है इनका। नॉर्थ कैंपस कहानी संग्रह है तथा सांस के सिक्के ये त्रिवेणी संग्रह है। जो कि प्रस्तुत जो कविता हम देख रहे हैं प्रेरणा नामक ये कविता सांस के सिक्के इस कविता संग्रह में से ली गई है। तो इनका पूरा साहित्य अगर देखा जाए, त्रिपुरारी जी का कहानी हो तथा कविताएं या त्रिवेणी संग्रह के यानी काव्य रचनाएं हो, तो इनका जो उद्देश्य है, एक बात सामने आ जाती है इस साहित्य को देखने के बाद कि कल्पना के बाहुभूमि पर यथार्थता के बीज बोकर उम्मीदों की फसल तैयार करना, ये इनके साहित्य का उद्देश्य रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे बढ़ते हैं। तो प्रस्तुत ये जो काव्य प्रकार है त्रिवेणी, ऐसा यहाँ मैंने कई बार इस शब्दों का प्रयोग किया इस काव्य के संदर्भ में। तो विद्यार्थी मित्रों, एक बात पहले समझ कर लेनी है कि काव्य कला के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के काव्य के प्रकार हैं। जैसे कि दोहा, ये भी एक काव्य कला है जिसके माध्यम से कोई रचयिता अपनी अनुभूतियां अभिव्यक्त करता रहता है। दोहा किसी को कहा जाता है
जिसमें 2 पंक्तियां होती है उसी को दोहा कहा जाता है। और आधुनिक युग के अंतर्गत ये जो त्रिवेणी है ये एक काव्य का प्रकार सामने आ रहा है। और ये त्रिवेणी काव्य प्रकार क्या है, तो इसमें 3 पंक्तियां होती हैं और पहले और दूसरे पंक्ति में रचयिता अपने भाव और विचार अभिव्यक्त करता है या वहाँ रखता है। और जो तीसरी पंक्ति होती है वो पहली पंक्ति तथा दूसरे पंक्ति में जो भाव विचार अभिव्यक्त हुए हैं इसको कुल मिलाकर और दूसरा एक भाव नया आयाम इस तीसरे पंक्ति में अभिव्यक्त होता है। ऐसी 3 पंक्तियों की जो काव्य कला है उसी को हम त्रिवेणी ऐसा कहते हैं। और इस त्रिवेणी के श्रेष्ठ रचयिता त्रिपुरारी जी हिंदी साहित्य जगत के बीच माने जाते हैं। तो यह है एक काव्य प्रकार, त्रिवेणी काव्य प्रकार। त्रिवेणी यानी 3 पंक्तियों के माध्यम से की गई अभिव्यक्ति, इसी को मुक्त छंद भी ऐसा कहा जाता है। तो यह है त्रिवेणी इस काव्य प्रकार के संदर्भ की बातें जो आपको याद रखनी है, या ये काव्य कला का कौन सा प्रकार है ये बात आपको अच्छी तरह से पहले समझ कर लेनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों आगे बढ़ते हैं। काव्य जो कविता हम देख रहे हैं, जो काव्य रचना हम देख रहे हैं, इसकी मूल संवेदना क्या है इसको भी लेकर थोड़ा सा देखना बहुत जरूरी है। तो प्रस्तुत इस कविता में कवि ने कौन सी बातें हमारे सामने रखी गई है, तो प्रस्तुत ये जो त्रिवेणी है 3-3 पंक्तियों के माध्यम से कवि ने आधुनिक युग के अंतर्गत जो नौकर पेशा वर्ग है, पति पत्नी के रूप में जो नौकरी करते हैं किसी कंपनी के अंतर्गत, किसी दफ्तर के अंतर्गत, तो उनकी पारिवारिक परिस्थितियां कैसी है इसको यहाँ चित्रित किया गया है। इस आपाधापी के बीच आज अपने जीवन को चलाने के लिए पति पत्नियों को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, नौकरियां करते हैं ये दोनों, लेकिन उसके परिवार के बीच जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी हालत और उसके प्रति जो एक माँ के मन में क्या ममता होती है, माँ का ममत्व क्या है, इनको या इन बातों को कई पंक्तियों के माध्यम से या त्रिवेणी के माध्यम से यहाँ कवि ने अपने भाव विचार यहाँ अभिव्यक्त किए। उसके साथ साथ जो कि पिता है, पिता का जो कार्य होता है या पिता का जो मन होता है, जैसे किस तरह से होता है, इन बातों को भी इन बातों को भी कुछ पंक्तियों के माध्यम से त्रिपुरारी जी ने कुछ बातें हमारे सामने भाव तथा विचार सामने रखे हैं। और आज का जो आपाधापी का जीवन है, इस आपाधापी के जीवन के अंतर्गत जो दिन रात ये जो हम मेहनत करते हैं, पति पत्नी आज के इन्हें करते रहते हैं और ये परिवार के लिए करते रहते हैं, अब परिवार के भविष्य के लिए करते रहते हैं। लेकिन आधुनिक युग के अंतर्गत एक नई समस्या, पारिवारिक समस्याएं सामने आ रही हैं। इन बातों को उजागर करते हुए ये जो आज का जीवन है, मानव जीवन है, वे किस तरह से है और किस तरह से आगे बढ़ते समय कई ठोकरें खाने पड़ती है और इस ठोकरों के बिना जीवन सफल कभी नहीं होता है। जीवन के अंतर्गत हार जीत, आशा निराशा, सुख दुख,
ये जो बातें होती हैं, इन बातों के ऊपर अपने भाव तथा विचार, अपनी जीवन की अनुभूतियाँ इस त्रिवेणी के माध्यम से कई बातें हमारे सामने विद्यार्थी मित्रों त्रिपुरारी जी ने हमारे सामने रखी है। तो इस कविता को लेकर आगे बढ़ेंगे विद्यार्थी मित्रों, और इस कविता के अंतर्गत की जो पंक्तियां हैं, तीन पंक्तियों की एक त्रिवेणी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। ये तीन पंक्तियों की ये त्रिवेणी, देखिए कैसी त्रिवेणी है। पहले दो पंक्तियों में कवि ने अपने भाव अभिव्यक्त किए हैं, और तीसरी जो पंक्ति है, उस तीसरे पंक्ति में दो पंक्तियों को लेकर एक नया भाव सामने रखा है। तो इस पंक्ति को लेकर, इन पहले त्रिवेणी को लेकर हम इन्हें सोचेंगे विद्यार्थी मित्रों। तो ऐसे तो अगर देखा जाए तो त्रिपुरारी जी की जो भाषा शैली रही है, बिल्कुल बोलचाल की भाषा शैली है। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें आखिर क्या बताया है, सीधी यानी सरल ही बात बताई है फोन को लेकर और रोने को लेकर, लेकिन बात ऐसी नहीं होती है। इसका विस्तार, इसका संदर्भ देखना बहुत जरूरी होता है, तभी उसके मूल भाव को हम आत्मसात कर सकते हैं। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। तो ये जो परिस्थिति है आज के आधुनिक युग के अंतर्गत, ये जो पति पत्नी दिन रात मेहनत करते रहते हैं अपने परिवार के भविष्य को लेकर, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, और आज का ये जो युग है, जब पति पत्नी बड़े बड़े शहरों के अंतर्गत जब यानी पति पत्नी काम करते हैं तो ही उनका परिवार ठीक तरह से जी सकता है। इसी प्रकार की परिस्थितियां आज आधुनिक युग के बीच इन्हें निर्माण हो चुकी है, और छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में रखकर घर की महिला जब किसी दफ्तर में, किसी ऑफिस में, अथवा किसी कंपनी के अंतर्गत काम करने के लिए जब चली जाती है, तो माँ का ममत्व वहाँ भी उमड़ कर आता है। माँ की भले वह नौकर पेशा कोई महिला हो, लेकिन उसके अंदर की जो ममता है अपने बच्चों के प्रति, अपने संतानों के प्रति, ये कभी खत्म नहीं होती है। इस भाव को यहाँ स्पष्ट किया है। इसलिए माँ मेरी बेवजह रोती है। कब रोती है? जब अपने संतान के साथ, अपने बच्चों के साथ जब बात होती है। वो जो एक मजबूरी है आज हर एक परिवार के अंतर्गत के महिला को अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवार के माता पिता को अपना घर छोड़कर बाहर कष्ट करने के लिए जाना ही पड़ता है। तब माँ का एक ममता किस प्रकार की होती है, जब वहाँ काम करते हुए अपने बच्चे की याद आती है तो माँ फोन करती है अपने बच्चों को और बेवजह से रोती है, जिसका कोई कारण नहीं है, ऐसा लगता है। और जब बच्चे के साथ, अपने संतान के साथ बात होती है, तब कवि कहते हैं कि मैं भी रोता हूँ। कवि अपने माध्यम से ये सारी बातें आज के आधुनिक युग के नौकर पेशा वर्ग के, परिवार के, संतान तथा माता पिता के या माता और संतानों के बीच के भावों को यहाँ पे व्यक्त करते हैं। और वे कहते हैं कि
फोन रखने पर मैं भी बात करता हूँ, लेकिन एक बच्चे के मन में भी जो कि अपने माँ के संग, माँ के साथ रहने का जो आनंद होता है, इससे आज के परिवार के बच्चे यानी दूर चले जाते हैं और बच्चों के मन में भी इसका दुख होता है। इसलिए कवि बताते कि मैं भी रोता हूँ। तो यहाँ पहले इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि ने आज के आपाधापी में परिवार जो कमाने के लिए अपने संतानों को घर में, छोटे छोटे संतानों को घर में बाहर जाता है, तो उस माँ के हृदय की ममता जब उमड़ कर आती है तो बेवजह से किस तरह से रोती है। इस ममता के भाव को यहाँ स्पष्ट किया है। और आए हुए इस परिस्थिति के कारण माँ और बच्चे संग साथ नहीं जी पाते हैं। इस भयंकर परिस्थिति जो आज के आधुनिक युग के अंतर्गत निर्माण हो चुकी है, ये भी बात तीसरे पंक्ति के माध्यम से यहाँ अभिव्यक्त हो चुकी है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस त्रिवेणी का भावार्थ, इस त्रिवेणी का संदर्भ, यानी उसके जो मूल भाव इस त्रिवेणी के बीच इसी तरह से थे। तो आगे बढ़ेंगे अगले त्रिवेणी को लेकर। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है। चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। अगली त्रिवेणी को लेकर हम देखेंगे विद्यार्थी मित्रों। तो इसमें चोट को लेकर यहाँ एक कठिन शब्द आ चुका है। जो चोट है, चोट यानी कष्ट, दुख, आहत, और सख्त ऐसा एक शब्द आ चुका है। सख्त यानी कठिन। तो कवि त्रिपुरारी जी ने अगली जो त्रिवेणी है, इस त्रिवेणी में कौन से भाव और कौन से विचार यहाँ अभिव्यक्त किए, कौन सी अनुभूति अभिव्यक्त किए हैं। तो कवि त्रिपुरारी जी अगले 3 पंक्तियों में बताते हैं कि सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है। ये कौन है? तो पिता के बारे में ये सारी बातें यहाँ अभिव्यक्त हो चुकी है। पहले त्रिवेणी में माँ के बारे में, माँ के ममता का अभाव यहाँ अभिव्यक्त हुआ है। और दूसरे इस त्रिवेणी में सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है। चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। तो यहाँ एक पिता का भाव क्या होता है अपने संतानों के प्रति। तो विद्यार्थी मित्रों, एक बात कभी कभी हमेशा याद रखिएगा कि माँ की ममता अलग प्रकार की बात होती है और पिता का प्रेम अलग प्रकार का प्रेम की बात अलग प्रकार की होती है। इन दोनों ममता और प्रेम को समझने के लिए संतानों को संवेदनशील होना बहुत जरूरी होता है। इस बातों को समझने की क्षमता संतानों के पास होनी चाहिए, तभी माता पिता के इस ममता को, ममत्व को तथा प्रेम को आज के युग के युवक समझ सकते हैं। तो यहाँ पिता के प्रति का जो भाव है किस प्रकार से अभिव्यक्त हुआ है। पिता सख्त होते हैं, कठिन होते हैं, गलती हो जाने पर इन्हें गुस्सा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। इसलिए पिता के प्रति आज के संतानों के मन में थोड़ी सी बात यानी तिरस्कार की हो सकती है, क्योंकि हमेशा ही डांटते रहते हैं, हमेशा ही मारते रहते हैं, हमेशा ही कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। इसलिए पिता की भूमिका आज बहुत सख्त कठिन लगती है। लेकिन कवि का अनुभव क्या है? कवि बताते हैं त्रिपुरारी जी, दिखने में ऊपर से नहीं बहुत ही सख्त होते हैं पिता। यानी किसी भी परिवार के अंदर का कोई भी पिता
ये निष्ठुर और कठोर जरूर लगता है, लेकिन अंदर से बहुत नाजुक होते हैं। ये कभी अपने अंदर की जो ममता है, अपने संतानों के प्रति प्रेम है, ये कभी दिखाते नहीं है, लेकिन होता है। ये भाव यहाँ कवि को बताना है। दूसरे पंक्ति में आते, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। चोट यानी अपने संतान अगर कष्ट में है, दुख में है, बिछोह में है, तो ये सारी जो बातें हैं पिता के हृदय को यानी कि लगती है। पिता इस बात को लेकर बहुत परेशान होते हैं। उनके अंदर एक भयंकर इस बात को लेकर एक तड़प होती है, लेकिन पिता अपनी भूमिका कभी संतानों के सामने व्यक्त नहीं करते हैं। माँ की ममता ममत्व अभिव्यक्त होता है, लेकिन पिता का होता नहीं है। कवि बताते कि ये अंदर से बहुत ही नाजुक होते हैं और अपने संतान को कष्ट और दुख में देखकर वो बहुत परेशान होते हैं। ये पिता का भाव होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पिता की भूमिका क्या होती है अपने परिवार के संतानों के प्रति, इस बात को ठीक तरह से समझ कर ले लीजिएगा। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। दो पंक्तियों को लेकर एक तीसरी बात नई बात यहाँ कवि इस त्रिवेणी में बताते हैं। तो कवि का अनुभव क्या है कि हर एक पिता में ऐसा होता है। हर पिता में एक माँ छुपी हुई होती ही है। माँ के यानी पिता के हृदय में संतानों के प्रति कभी आस्था, आत्मीयता, ममत्व नहीं होता है। अगर कोई आज के विद्यार्थी, आज के युवक अगर ऐसा मानते हैं तो ये गलत बात है। तो इन बातों को, इस भावों को हमें समझना है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसके लिए एक अच्छी तरह का उदाहरण हम ले सकते हैं। पिता की भूमिका परिवार के बीच और अपने संतानों के प्रति किस प्रकार की होती है। तो ये जो नारियल का फल आपने देखा है विद्यार्थी मित्रों, ऊपर से बहुत कुरूप लगता है, अंदर से बहुत कठोर होता है, और इसके कारण ये कोई फल, नारियल का फल बहुत ही मुलायम, बहुत ही आकर्षक होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ऊपर से निष्ठुर कठोर होता है, लेकिन उसी नारियल के अंदर मीठा पानी भी होता है और कोमल कोई हिस्सा भी होता है। तो पिता किस रूप में देखते नहीं, पिता को अगर समझना है तो इस नारियल को देखिएगा। ऊपर से दिखने में कुरूप लगता है, अंदर से बहुत कठोर होता है, और उसके अंदर फिर एक कोमलता और मिठास होती है या मीठा पानी होता है। इसी प्रकार पिता होते हैं, और पिता के अंदर भी ममता का भाव होता है। हर एक पिता में माँ छुपी हुई होती है। ये सुंदर बात यहाँ त्रिपुरारी जी ने अपने अनुभव के माध्यम से हमारे सामने रखी है। तो हमें इस त्रिवेणी के माध्यम से बहुत कुछ समझ सकते हैं विद्यार्थी मित्रों, क्योंकि ये सब पारिवारिक रिश्ते संबंधों के अंतर्गत माता और पिता से उस परिवार के बच्चों के लिए और कोई श्रेष्ठ बात नहीं हो सकती है, और कोई बहुत ही नजदीक का रिश्तेदार कोई इस संसार में नहीं होता है। और माता पिता के ममता को, ममत्व को, पिता के प्रेम को, पिता के इस परेशानी को आज के आधुनिक युग के लोगों ने समझना चाहिए। ये बात आपाधापी के बीच नहीं क्या है, ये दिन रात मेहनत करते हैं अपने परिवार तथा संतानों के लिए। इस बात की अगर थोड़ी सी भी संवेदनशीलता आज के युवकों के बीच अगर आ जाती है तो इस कविता को के भाव को हम अच्छी तरह से समझ गए हैं, ऐसा होना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे बढ़ेंगे अगली त्रिवेणी को लेकर, जो तीसरी है। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट। मेरे ऑफिस में महीनों से
मेरे दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। तो अगली त्रिवेणी में क्या बताया देखिए, पहली त्रिवेणी माँ के ममता को लेकर, दूसरी त्रिवेणी पिता के भाव को लेकर, पिता का यानी भाव और पिता का प्रेम किस प्रकार से होता है इसका परिचय देने वाली। और ये तीसरी जो है कि आज के आपाधापी में आधुनिक युग के अंतर्गत पति पत्नी नौकर पेशा ऐसे जो पति पत्नी है उनके परिवार या परिवार की परिस्थितियां क्या हुई है, आज नई समस्या सामने कैसी आ चुकी है, इसका एक लेखा जोखा इस तीसरे त्रिवेणी में त्रिपुरारी जी ने हमारे सामने रखा है। तो कौन सी बात है देखिए कि आज बड़े बड़े शहरों के अंतर्गत अगर पति पत्नी काम नहीं करते हैं तो परिवार या परिवार की हर एक ज़रूरतों को हम पूरा नहीं कर सकते। इसी प्रकार की परिस्थितियां आज निर्माण हो चुकी हैं और अपने संतानों के लिए, अपने बच्चों के लिए तो ये करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और जब ये जो दोनों हैं किसी दफ्तर में, किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में काम करते हैं तो ऐसे बड़े बड़े शहरों के बीच, कारखानों के बीच शिफ्ट में काम चलते रहते हैं। दिन में अलग, दिन की शिफ्ट, रात की शिफ्ट, इसी प्रकार से। अब देखिए कि अगर पिता जो है कि घर का पुरुष है दिन के शिफ्ट में चला जाता है तो उसकी माता रात की शिफ्ट में चली जाती है। अब ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जो परिवार की जो संतान है, इस संतान को लेकर, इसका लालन पालन को लेकर और एक अपने संतानों को माता पिता किस तरह से मिलते हैं, आज की समस्या क्या बन चुकी है, इस बात को लेकर यहाँ कवि ने ये भाव इस त्रिवेणी के बीच अभिव्यक्त किए हैं। तो कवि बताते हैं कि आज परिस्थितियाँ ऐसी निर्माण हो चुकी है कि बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के संवर्धन के लिए और छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को लेकर उनके ऊपर जो संस्कार होते हैं, इस संस्कार को लेकर जो माता पिता का पास उनके होना बहुत ज़रूरी हो चुका है। आज पति पत्नी और दो बच्चे, इसी प्रकार के यानी पारिवारिक परिस्थितियाँ निर्माण हो चुकी है। पुराने ज़माने के अंतर्गत संयुक्त परिस्थिति यानी परिवार की संकल्पना थी। अगर माता पिता भी चले जाते हैं तो संयुक्त जो परिवार होती है उसमें बूढ़े लोग हुआ करते थे। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी निर्माण हो चुकी है कि पति पत्नी तथा दो बच्चे जब ये दोनों भी काम पर चले जाते हैं तो बच्चों को का लालन पालन यानी दूसरे औरतों के माध्यम से किया जाता है, जो कि माता पिता का जो प्रेम उन बच्चों को मिलना चाहिए ये नहीं मिलता है। और दूसरी बात यानी बड़ी समस्या यह है कि अगर पिता की शिफ्ट अगर सुबह है यानी दिन में है और माता की अगर शिफ्ट यानी रात को है तो इस बच्चों को जो माता पिता एक साथ मिलने चाहिए और इन सब परिवार के यानी संतान तथा माता पिता मिलजुल कर जो ऐसे जो प्रसंग है आज निर्माण नहीं हो पा रहे। इसके कारण यानी परिस्थितियाँ ऐसी निर्माण हो चुकी है कि बच्चे के लिए, परिवार के छोटे छोटे बच्चों के लिए माता पिता आज टुकड़ों टुकड़ों में मिलते हैं। ऐसा कभी का अनुभव है। ये टुकड़ों टुकड़ों में यानी मिलना यानी बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के ऊपर के संस्कार के लिए यानी बहुत ही घातक बातें हो चुकी है। लेकिन आज करें तो क्या करें, मजबूरी है। और इस मजबूरी के कारण बच्चों को अपने माता पिता टुकड़ों टुकड़ों में मिल रहे हैं। तो आज की जो परिस्थितियां निर्माण हो चुकी है इसका एक यथार्थ चित्रण आधुनिक युग के अंतर्गत के परिवार के अंतर्गत की जो समस्या है इसका यथार्थ चित्रण यह त्रिपुरारी जी ने तीसरे त्रिवेणी के अंतर्गत यानी अभिव्यक्त किए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता के अगले कुछ जो पंक्तियाँ हैं, त्रिवेणियाँ हैं, इसको लेकर हम इस कविता के दूसरे भाग में देखेंगे। धन्यवाद।